दिस इज लेक्चर नंबर 11 इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्री ट्रिगर के बारे में। सिमेट्री ट्रिगर हमने पहले भी डिस्कस करा है कि अगर मैं आउटपुट का कुछ पार्ट यानी फीडबैक जो है वो अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे देखता हूँ तो उस केस में आपका जो सिस्टम है यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है। तो उस केस में हम देखो उसको किस तरह से काम में ले सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मान लो मेरा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल पर फीडबैक दे रहा हूँ, तो अगर मेरा ये रेजिस्टेंस मान लो कितना है R1 है और ये मेरा फीडबैक रेजिस्टेंस है मान लो क्या है RF है, ठीक है। ये RF और यहाँ मैं दो टर्मिनल पर वोल्टेज दे सकता हूँ, ये मेरे दोनों टर्मिनल रखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पावर सप्लाई लिखूँ तो ये प्लस Vc1 और यहाँ पर ये कितना आएगा माइनस Vc2। तो मैंने Vc1 और Vc2 इसलिए लिखे ताकि क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू हो सकती है तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। तो सिंपल फॉर्म में यहाँ पर प्लस का Vc1 लिखा है तो यहाँ पर माइनस Vc2 लिखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में इस केस में हो क्या रहा है। हमको ये बताया है कि अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाऊं तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कहाँ पर अप्लाई होता है, सिर्फ नेगेटिव फीडबैक के केस में। और दूसरी चीज ये कि नेगेटिव फीडबैक क्यों लगाया था हमने, ताकि हम गेन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो कंपेरेटर की तरह काम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं फीडबैक किस में दे रहा हूँ, पॉजिटिव में दे रहा हूँ, उस केस में आपका गेन जो है वो कम नहीं होगा, एक तरीके से कंपेरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए आपका आउटपुट जो है वो या तो प्लस का Vc1 आएगा या माइनस Vc2 आएगा। तो ये दोनों आउटपुट तो हमारे पास में कंपेरेटर में भी तो आ रहे थे, तो हमको इस तरह के स्ट्रक्चर को काम में लेने की क्यों जरूरत है। तो वो भी अपन क्या करेंगे, जब इसके प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि आउटपुट क्या आ रहे हैं तो उससे हमको पता चलेगा कि इसको हम क्यों काम में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल से एग्जाम्पल की न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के एक आउटपुट की फॉर्म में समझते हैं, क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि किस इनपुट के लिए आउटपुट किस तरह का आ रहा है और उस आउटपुट को मैं क्यों किस तरह से क्या कर सकता हूँ, काम में ले सकता हूँ। तो देखो सिंपली बात अगर मैं करूँ तो हमने जब नेगेटिव फीडबैक लिया था तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे। पहला कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में था इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला और दूसरा आपके पास में क्या था, नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग कब होगा, जब आपका इनपुट कहाँ पर जुड़ा होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और नॉन इन्वर्टिंग कब होगा, जब यहाँ पर जुड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इन्वर्टिंग का केस लेते हैं और इन्वर्टिंग के केस में आपका इनपुट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो अगर मैं इनपुट सिग्नल लेता हूँ तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इनकी वैल्यू ना लेकर के भी समझाऊँ तो हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी समझने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके चलते हैं। तो V इनपुट मान लो आपके पास में कितना है, एक सिग्नल है 5 sin ωt, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वेव फॉर्म बनाता हूँ यहाँ। तो वेव फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से, या आपके पास में मान लो ये आप एक वेव फॉर्म मैंने बना दी और ये आपके पास में इनपुट है, ये आपके पास में क्या है, टाइम एक्सिस है, ठीक है। और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये अपने V इनपुट ले लिया, यहाँ से मैं वैल्यू ले लेता हूँ। तो R1 की वैल्यू मान लो मैंने ले रखी है 2 किलो, RF की वैल्यू मैंने ले रखी है मान लो 4 किलो, ठीक है। और Vc1 की वैल्यू जो है वो मैंने ले रखी है मान लो प्लस Vc1 है तो इसकी वैल्यू अपन ने ले रखी है मान लो प्लस का 9 और माइनस Vc2 की वैल्यू ले रखी है मैंने -4, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने ले रखी है माइनस। जनरली यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आती है लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए अपन डिफरेंट वाला केस लेके चलते हैं। तो देखो एक्चुअल में ये कंडीशन है, तो इनपुट अगर ये है तो आपका आउटपुट वेव फॉर्म क्या आएगी। अगर कंपेरेटर होता तो सिंपली हम जानते हैं कि जहाँ एक रेफरेंस सेट हो जाता है और दूसरी जगह अगर इनपुट इससे ज्यादा हो तो ये वाला टर्मिनल है और ये हो तो ये टर्मिनल है। अब यहाँ पर इस केस में देखते हैं क्या डिफरेंट चीजें हो रही है। तो सिंपली हमको देखो कंपेयर किससे करना है, इस टर्मिनल पर उस टर्मिनल पर कंपेयर करना है। तो यहाँ तो मुझे बताया V इनपुट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पर। इसको मैं बोल देता हूँ V+, और इस V+ की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके रखनी चाहिए। तो मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ पर, KCL लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 - V+ / 2
बराबर बी प्लस माइनस बी आउटपुट डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार -2 -3 तो -3 बी प्लस बराबर माइनस बी आउटपुट, तो बी प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, बी आउटपुट बाई 3 आ गई। यानी आपके पास में ये रेफरेंस सेट हो गया है ना। इस वी प्लस को अपन क्या बोल लेते हैं, वी रेफरेंस। तो वी रेफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका गेन बहुत ज्यादा है। अब अगर मेरा ये इनपुट हाई रहा तो मेरा नेगेटिव आंसर आएगा, और अगर मेरा ये इनपुट आंसर रहा तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वेवफॉर्म से। तो समझते ये है कि देखो स्टार्टिंग में जब मेरा वी इनपुट यानी ये 0 है ना, और वी आउटपुट में 0 मान लेता हूँ इनिशियली, तो अगर मेरा वी आउटपुट 0 है तो मेरा वी रेफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा वी रेफरेंस कितना है, 0। इसका मतलब वी इनपुट अगर इससे ज्यादा हुआ 0 से तो मेरा नेगेटिव वाला यानी माइनस वी2 आंसर आएगा, और कम हुआ तो मेरा प्लस वी1 आंसर आएगा। तो स्टार्टिंग में देखो जैसे आप आगे चले तो वी इनपुट की वैल्यू 0 से क्या है, ज्यादा है। तो जैसे वी इनपुट की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई तो आपका वी आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट में क्या दिखाई देगा, माइनस वी2 है ना। तो इसका मतलब आउटपुट मेरा क्या आएगा, माइनस में वी2 स्टार्ट हो गया ये, और दिक्कत यहाँ पे नहीं कर दिया मैंने स्टार्ट। अब जैसे वी आउटपुट मेरे पास वी2 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस वी2 की वैल्यू कितनी है, -12 है। यानी आउटपुट में मेरे को क्या दिखाई देगा, -12 दिखाई देगा। अब जैसे मेरे पास वी आउटपुट बराबर -12 आया, तो ये भी तो चेंज होगा है ना। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट जो होगा वी प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12/3 से, तो ये हो जाएगा -4। इसका मतलब एक रेफरेंस पॉइंट जो 0 हुआ करता था वो कितना हो गया, -4 हो गया। तो मैं यही बना लेता हूँ -4, मान लो ये -4। अब एक चीज देखो कि यहाँ पर क्या है, -4, कोई दिक्कत नहीं है। वी इनपुट 0 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है -4 से ज्यादा हो गई। तो जब तक ये इससे ज्यादा है तब तक मेरा आउटपुट क्या रहेगा, -12 ही रहेगा। तो ये आउटपुट मेरा कितना रहेगा, -12 ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक -4 से कम ना हो जाए। और -4 से कम कब हो रहा है, यहाँ से जाने पर। तो मेरा यहाँ से चेंज नहीं होगा, यहाँ से चेंज होगा, तो मेरा आउटपुट यहाँ से तक तो यही रहेगा। उसके बाद में जैसे -4 से कम हो गया, ये -4 से कम हो रहा है, आउटपुट में क्या रहेगा, प्लस वी7 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 9, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। आ गया +9, तो मेरा वी आउटपुट बराबर कितना आ गया, प्लस का 9। और जैसे मेरा प्लस का V9 हो गया, मेरा V प्लस की वैल्यू भी चेंज हो गई। V प्लस की वैल्यू कितनी होगी, +9/3 हो जाएगा, प्लस का 3। तो रेफरेंस पॉइंट क्या सेट हो गया, रेफरेंस मेरा सेट हो गया प्लस का 3। अब यानी यहाँ +3 आ गया, और ये आगे चल रहा है ना, वी इनपुट से तो ये आगे चल रहा है। अब जैसे वी इनपुट अभी तक तो पीछे है, वी इनपुट जैसे +3 से ज्यादा हो जाएगा तब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, -3। तो कब हो रहा है ये यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर। तो तब तक आपके पास में आउटपुट ये रहेगा, इसके बाद में ये, इसके बाद में कब तक, यहाँ पर, और उसके बाद में ये वेवफॉर्म। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, स्टार्टिंग में रेफरेंस था 0 है ना, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास में 2 रेफरेंस आ गई, एक तो -4, एक रेफरेंस पॉइंट आ गया +3। अब एक्चुअल में ये हो रहा है कि जब मेरा इनपुट -4 से कम हो रहा है तब मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, और जब मेरा इनपुट +3 से ऊपर जा रहा है तब मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, अदरवाइज मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लो मेरा रेफरेंस कितना था, इनिशियली 0 था, लेकिन बाद में क्या हो गया, 2 रेफरेंस सेट हो गए, तो -4 और एक +3। और जब -4 से कम हुआ तब वैल्यू चेंज हो गई, तो +3 से ऊपर हुआ तब वैल्यू चेंज हो गई। इनके मिड के अंदर कहीं पर भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपैरेटर में तो सिर्फ एक लेवल हुआ करता था, उस लेवल से ऊपर जाओगे तो आपके पास में हाई आउटपुट आएगा, इससे कम होगा तो लो आएगा। लेकिन हमने क्या करा, क्योंकि अगर मान लो ये आपके पास में सिग्नल, अब देखो ये समझते हैं इसको कि अगर मेरे पास में इनपुट में ये मेरा रेफरेंस है ना, और मेरे पास इनपुट सिग्नल है मान लो ये, और इसमें कुछ नॉइस है। अब मेरा इनपुट देखो है तो किससे, रेफरेंस से ज्यादा ही, यानी आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, +VCC, यानी ये आना चाहिए, हाई आना चाहिए, मतलब हाई टर्मिनल पर जो होगा वो आएगा है ना। लेकिन इस नॉइस के कारण देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इस नॉइस के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर इतने टाइम पीरियड के लिए
आपका इनपुट क्या हो जाएगा, ये आउटपुट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में कंपेरेटर की तरह अपन इसको बिहेव करा तो रहे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हो जा रहा है, ये कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन में काम में लेता हूँ, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, वो ये रहा है कि यहाँ पर एक रेफरेंस सेट हो रहा है यहाँ पर, और एक रेफरेंस सेट हो रहा है मान लो यहाँ पर। तो आपके पास में क्या हो गया, अगर यहाँ से इनपुट है, जब तक इससे कम नहीं जाएगा ना, तब तक आपका आउटपुट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, और जब तक उससे ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको अपन बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड, और इसको अपन बोलते हैं लोअर थ्रेशोल्ड, ठीक है एल। इसको अपन एक बार लोअर थ्रेशोल्ड को इसको अपन ड्रॉ करते हैं, देखो एक्चुअल में क्या बनेगा, ये अपन को समझ में आ गया इनपुट से सिग्नल क्या बन रहा है, और ये अपन क्यों काम में लेते हैं वो अपन अभी समझते हैं। अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जो अगर मैं यू बनाता हूँ कि मान लो मेरे पास में अब दो रेफरेंस सेट हो गए, ये मेरे पास में वी लोअर थ्रेशोल्ड और ये वी है अपर थ्रेशोल्ड, ठीक है। इनपुट मेरा मान लो यू है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, एक बार आप ड्रॉ करके देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, है ना। जो मैंने अभी तक समझाया है उस बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो क्या आएगा आउटपुट, अब देखो मैं बनाती हूँ। देखो ये आपका इनपुट सिग्नल है और ये आपके पास में दो थ्रेशोल्ड वैल्यूज है ना। तो जब तक आपका सिग्नल अपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हाई नहीं होगा, है ना। इसका मतलब अगर मान लो इनिशियली आउटपुट जो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, टाइम एक्सिस ले रहा हूँ, तो मेरा लो है अभी तक। कब तक लो रहेगा, जब तक ये अपर थ्रेशोल्ड को पार ना करे। तो ये अपर थ्रेशोल्ड को पार कब कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट में हाई मिलेगा, ये आपके पास में हाई आ गया। अब यहाँ से इस रेफरेंस से कम हो गया, लेकिन ये कम नहीं होगा। कब तक कम नहीं होगा, जब तक ये लोअर थ्रेशोल्ड को पार नहीं करेगा। तो लोअर थ्रेशोल्ड को पार कब कर रहा है, यहाँ पर, तो तब तक आपके पास में क्या रहेगा, हाई रहेगा। उसके बाद में ये अब अपर थ्रेशोल्ड को पार कर रहा है क्या, कभी भी नहीं कर रहा, तो आपका आउटपुट जो है वो क्या रहेगा, लो ही रहेगा। एक ये जो इतना यहाँ पर एरर आ रही थी, एक नॉइस आ रहा था, उसको नॉइस को अपन ने क्या करा, रिमूव करा। सिंपल अपने पास में कंपेरेटर जो है वो ये बनेगा। तो इसका मतलब हमने क्या बनाया, दो रेफरेंस बना दिए, किसकी मदद से, सिमेट ट्रिगर की मदद से। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम दो रेफरेंस बना रहे हैं। तो अब देखो इसको कर्व में ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर हमने रेफरेंस वैल्यूज जो है वो ले रखी थी। अब मैं क्या करता हूँ, आर एफ R1 की वैल्यू में निकाल लेता हूँ, ताकि अपने पास में फॉर्मूला में आ जाएगा कि किससे ज्यादा हो तब अपने पास में क्या हो जाएगा, वैल्यूज चेंज होगी। तो देखो अगर मान लो ये आपका ट्रिगर, ये आपके पास है माइनस, ये आपके पास है प्लस, इसको प्लस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ फीडबैक देना है। तो यहाँ रेजिस्टेंस मान लो R1 है और यहाँ आपके पास में रेजिस्टेंस होता है RF, ठीक है। ये मेरा भी आउटपुट है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, क्योंकि आप कौन सा ले रहे हो, इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला ले रहे हो। ये आपके पास में क्या है, V, ठीक है। और यहाँ आपके पास में क्या है, प्लस में VC1 है और यहाँ पर क्या है, माइनस में VC2। तो अब देखो अगर मेरा वी इनपुट, सिंपल कंडीशन में ये है कि वी इनपुट अगर ग्रेटर देन हो गया इस वोल्टेज से, इसको मैं बोलता हूँ वी प्लस, क्योंकि प्लस टर्मिनल पर है तो वी प्लस। तो अगर मेरा वी प्लस से ज़्यादा हो गया, यानी ये इससे ज़्यादा हो गया, तो ये टर्मिनल ज़्यादा है, तो आउटपुट में क्या आएगा, माइनस VC2। तो मेरा आउटपुट जो है वो क्या होगा, वी आउटपुट सिंपल में लिखूंगा तो वी माइनस VC2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास में क्या गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अगर मैं वी इनपुट लेस देन होगा वी प्लस के, तो मेरा वी आउटपुट क्या आ जाएगा, प्लस में VC1 आ जाएगा। इन दोनों में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल चीज़ लेके चल रहा है। अब अगर मान लो कि इनिशियली मेरा वोल्टेज जो है वो हाई है, ठीक है, मेरा वोल्टेज क्या है, हाई लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, या फिर एक बार इसको वोल्टेज को अपन आउट ये लेके चलते हैं।
क्योंकि वी इनपुट तो हमको पता है, वी प्लस नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी प्लस की वैल्यू निकालते हैं। वी प्लस कैसे आएगा, केसीएल लगाने के बाद में, केसीएल जब लगाओगे तो ये आएगा 0 माइनस वी प्लस डिवाइडेड बाई आर वन बराबर वी प्लस माइनस वी आउटपुट अपॉन में कितना आर वन। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस वी प्लस अपॉन में आर वन माइनस वी प्लस अपॉन में आर एफ बराबर वी माइनस वी आउटपुट अपॉन में कितना आर एफ। तो ये माइनस माइनस सब काट देते हैं तो इनको प्लस कर देते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा और ये आर एफ कट जाएंगे और ऊपर आएगा आपके पास में आर वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन और वी प्लस बराबर वी आउटपुट। तो वी प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर वन अपॉन में आर वन प्लस आर एफ और मल्टीप्लाई बाई वी आउटपुट। यानी आपका वी प्लस किस पर डिपेंड कर रहा है, वी आउटपुट पर, जैसे अपने पास पिछली बार भी कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मेरा वी जो है इनिशियली मैं मान के चलता हूँ कि मेरा आउटपुट जो है वो क्या है, हाई है। ठीक है, हाई का मतलब ये है कि मान लो प्लस का VC1 है। ठीक है, तो अगर मेरा आउटपुट हाई है तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ VH हो जाएगा, तो मेरा V प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं बोल देता हूँ V1। V1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस RF और कितना हो जाएगा V हाई। ठीक है, अब देखो एक चीज कि जब मेरा इनपुट जो है V1 से ज्यादा होगा, है ना, यानी V हाई वाला जो है उससे ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, V हाई वाले से, V हाई मान लो आपके पास में कुछ वोल्टेज आ गया, तो V हाई से जब ज्यादा होगा V इनपुट, ठीक है, तो जैसे ही V इनपुट ज्यादा होगा तो आपके पास में आउटपुट कितना हो जाएगा, माइनस VC2 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में आउटपुट जो होगा, यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ V इनपुट ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, V1 से, तो मेरा V आउटपुट कितना हो जाएगा, V आउटपुट मेरा हो जाएगा माइनस में VC2, यानी उससे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको अपन एक तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं, देखो क्या है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, इस टर्मिनल पर ले लेता हूँ मैं आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मान लो V। ठीक है, मान लो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट है, V इनपुट की वैल्यू मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में कम है, किससे, V प्लस से। ये मान के चलते हैं कि मेरी V प्लस की वैल्यू जो है वो सबसे पहले ज़्यादा है, किससे, क्योंकि ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जब कम होगा तो आउटपुट कितना आएगा, हाई आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो आउटपुट हाई आएगा। इनिशियली आपका आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब कब तक हाई रहेगा, जब तक इसकी वैल्यू ये बढ़ती जा रही है, ये तो एक फिक्स पॉइंट पर है, ये बढ़ती जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा होते ही आपका आउटपुट कितना हो गया, माइनस VC2। तो आपका आउटपुट कितना हो गया, माइनस में VC2, ये मान लो माइनस में VC2 चला गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो रहा है, माइनस VC2 है, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये मान लो जब तक बढ़ता रहेगा तब तक ये टर्मिनल हाई रहेगा, और हाइट रहेगा तो आपके पास में क्या आएगा, ये आएगा। तो मेरा कर्व कैसे आ रहा है, यूं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं इस टर्मिनल से V इनपुट मेरा हाई हो गया था, अगर मैं वापस कम करूं, है ना, तो जैसे मैं इससे वापस कम करूंगा, किससे कम, अब मेरा रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया, है ना। अब मेरा रेफरेंस पहले वाला रेफरेंस नहीं, जैसे अपन ने पहले देखा था, तो अब आपका रेफरेंस जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब आप पीछे भी जाओगे, अगर इससे वोल्टेज को कम भी करोगे तब भी आपका इनपुट जो है वो क्या नहीं होगा, हाई नहीं होगा। कब तक हाई नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक कम करने पर। ठीक है, मान लो इस वोल्टेज पे कम करने पर वापस क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर बढ़ाते हो तो सीधा ये नहीं है कि आपका गैस कम हो जाएगा, तो ये चीज आएगी, कर्व बनेगा यूं। तो जब इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, अपर थ्रेशोल्ड, तो V अपर थ्रेशोल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, V लोअर थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास में कर्व बनेगा यूं। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आपका इनपुट कम है तो एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट अपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा जाने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो एक अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जब मेरा इनपुट ज्यादा हो गया तब मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, माइनस VC2 हो रहा है ना। तो ये मेरा पास में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो ये किसकी वैल्यू है, अपर थ्रेशोल्ड अगर मैं लिखता हूँ तो ये अपर थ्रेशोल्ड देखो, ये R1 अपॉन में
ठीक है, ये हाई वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी चीज कि यहाँ से जब तक ये कम हो रहा है, तो जैसे ही कम होगा, है ना, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ऐसा नहीं कि ये वापस कम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि एक रेफरेंस से वापस ऊपर जाने पर, मतलब एक रेफरेंस अगर मैंने लो वाला ले लिया है, इसके बाद में अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ वी लो, तो जब तक मेरा वी लो से कम नहीं चला जाएगा तब तक मेरा आउटपुट क्या नहीं होगा, हाई नहीं होगा। तो ये वी लो से जब तक कम नहीं जाएगा तब तक मेरा क्या नहीं होगा, हाई नहीं होगा। तो ये इस तरह का कर्व होता है, इसको अपन हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है, और इसमें अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू ये आ गई, लोअर थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास में R1 अपॉन में R1 प्लस RF मल्टीप्लाइड बाय कितनी, वी लो हो जाएगी। तो अगर मान लो आपको अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रखा हो, VH यानी हाई वोल्टेज दे रखा हो, है ना, VH की वैल्यू दे रखी हो, तो आपका अपर थ्रेशोल्ड निकालना आसान है, लो वैल्यू दे रखी है तो लो निकाल सकते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको अपन बोलते हैं हिस्टैरिसीस वोल्टेज, है ना, इन दोनों के बीच के गैप को। तो कई बार पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच का गैप, हिस्टैरिसीस का जो गैप है वो कितना हो। इस तरह से अपने पास में इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए कंप्लीट जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के दो रेफरेंस बनने वाले हैं। तो दो रेफरेंस का मतलब ये है कि इस रेफरेंस से जब तक हाई नहीं होगा तब तक मेरा वोल्टेज लो नहीं जाएगा, इससे जब तक मेरा पीछे नहीं जाएगा तब तक मेरा वोल्टेज क्या होगा, हाई नहीं होगा। ये हाई और लो उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किस टर्मिनल पे लगा हुआ है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है। अगर ये इसको अगर मैं इन्वर्टिंग के लिए ले लूँगा, नॉन इन्वर्टिंग के लिए, तब मेरा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सही बैठेगा। एक बार करके देख लेते हैं वो भी। तो ये कर्व किसके लिए, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए। ठीक है, अब मैं यही कैलकुलेशन किसके लिए करता हूँ, नॉन इन्वर्टिंग के लिए करता हूँ। और देखो क्या आएगी नॉन इन्वर्टिंग के लिए कैलकुलेशन। अब अगर मैं सेकंड केस ले रहा हूँ किसके लिए, नॉन इन्वर्टिंग के लिए। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए देखो क्या बनेगा, इनपुट आपके पास में यहाँ अप्लाई होगा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो वी इनपुट वी प्लस सही है। अब मेरे को सिंपल ये बताया कि जब मेरी वी प्लस की वैल्यू ग्राउंड से ज़्यादा हो जाएगी, वी प्लस की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, वी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, VC1। अगर मैंने वी प्लस की वैल्यू लेस देन होगी किससे, तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा, माइनस में VC। ये सिंपल कैलकुलेशन हमको पता चल गई। अब देखो इसको अपन कर्व में ड्रॉ करके देख लेते तो अपन को हिस्टैरिसीस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वी प्लस की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, वी प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, वी इनपुट माइनस वी प्लस डिवाइडेड बाई R1 बराबर वी प्लस माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई कितना, R1। हमको वी प्लस चाहिए, वी प्लस वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको दे आता हूँ, तो वी इनपुट अपॉन में कितना R1 प्लस में वी आउटपुट अपॉन में कितना R बराबर वी प्लस कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर मैं वी इनपुट अपॉन में R1 ले लेता हूँ प्लस में वी इनपुट अपॉन में कितना R बराबर ये आ जाएगा वी प्लस और नीचे आ जाएगा R1 RF, ये हो जाएगा R1 प्लस R। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं। वी प्लस हमको चाहिए तो वी प्लस बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ तो R1 से R1 कट गया, RF बच गया, RF तो आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा R1 प्लस RF वी इनपुट प्लस में ये हो जाएगा R1 अपॉन में R1 प्लस RF और ये हो जाएगा वी आउटपुट। इसका मतलब कि बार वी प्लस जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे सिंपल सी कंडीशन। अब हमको कंडीशन में क्या चाहिए, जब मेरा वी प्लस किससे ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, प्लस का VC1। तो वी प्लस ग्रेटर देन 0 करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, तो RF अपॉन में R1 प्लस RF वी इनपुट की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, माइनस में R1 अपॉन में R1 प्लस RF और वी आउटपुट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, प्लस VC1 जा रहा है, इसका मतलब कहाँ से जाएगा, अगर मैं अपर थ्रेशोल्ड ले लेता हूँ इसको, तो अगर मैं यहाँ पर VH या वी लो ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं लो मान के चल रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये अपने पास में लो है, और तो VL की वैल्यू पर निकाल लेते हैं, R1 से तो कट ही गया, है ना, और VL की वैल्यू कितनी आ गई, VL की वैल्यू या फिर V इनपुट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस R1 अपॉन में R VL आ गई। ठीक है, ये आ गई अपने पास में V इनपुट जो है वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, इसके होना चाहिए, तो लोअर वाले से ज़्यादा हो,
तो लोअर वाले से ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको अपन हायर मान लेते हैं। हायर वाले से ज़्यादा होगा तभी तो चेंज होना चाहिए। तो अगर आपका हाई रेफरेंस पॉइंट से ज़्यादा हो, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस में है तो वी लो ही लेना पड़ेगा। तो ये वी लो लेने से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस में, यानी माइनस में वी एल। वी इनपुट अगर इससे ज़्यादा होगा, एक बार वी हाई ले लेते हैं, वी अच्छा टाइप लेता हूँ यहाँ जो भी है, ठीक है। इस पॉइंट से ज़्यादा होने पर वी इनपुट की वैल्यू, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वी सी बना जाएगा। तो इसको कर्व में ड्रॉ करते हैं तब इजीली समझ में आएगा। देखो क्या हो रहा है, इसको तो बना ही लोगे। अगर मैं स्ट्रेसिस कर्व बनाता हूँ ये, और ये भी जरूरत पड़ेगी इसकी, प्लस करिए माइनस यहाँ पर या बी इनपुट, और ये कितना जाएगा बी प्लस, ये ग्राउंड है। देखो इनिशियली अगर मैं इसको कम मान लेता हूँ, इसको कम मानोगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और ये बड़ा होते ही कौन आउटपुट में आएगा, माइनस वी सी टू। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सी टू। उसके बाद में ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे ही जीरो से ज़्यादा होगी तो उस केस में ये टर्मिनल हाई, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, प्लस में ये चला जाएगा, है ना। उसके बाद में ये चला जाएगा। अब उससे कम भी करोगे तो थ्रेशोल्ड क्या आएगा, इस बार कर्व बनेगा ये, ठीक है। ये बना सकते हो पिछली बार की बेसिस पर। इसको क्या बोलेंगे अपन, बी अपर थ्रेशोल्ड, अपर थ्रेशोल्ड, और ये बनेगा अपने पास में बी लोअर थ्रेशोल्ड। तो मेरा v ग्रेटर देन का इस पॉइंट से जब ज़्यादा होगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वी एच क्या है, v इनपुट जब इससे ज़्यादा होगा तब क्या आएगा, ये आएगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास अपर थ्रेशोल्ड आ जाएगा, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, लोअर थ्रेशोल्ड। तो ये आएगा माइनस आर वन अपन में आर एफ और वी एच, और यहाँ पर कितना, माइनस आर वन अपन में आर एफ और वी, ठीक है। इससे कम होने पर क्या हो जाएगा, ये वापस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व अपन क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल करोगे तब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये दो कैसे आ गए, तो अभी तक अपन दो कर ही रहे। तो देखो ये सिंपल सी चीज ये है कि दो रेफरेंस बन गए, जब तक इस रेफरेंस से ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, इस रेफरेंस से ऊपर जाने पर चेंज होगा और इससे कम आने पर चेंज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, देखो ये, ठीक है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है अपने पास में, सिमेट्री ट्रिगर कहलाता है। तो इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल कर लोगे तब ये चीजें जो है वो आसान लगने लगेगी। अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड निकाल सकते हो। ये कैलकुलेशन जो है वो अपने पास में सीधी सी, अगर ये सारी चीजें नहीं भी पता, ठीक है, तो अपन जो पुरानी कैलकुलेशन करके आए, देखो ये बी प्लस कैसे निकाल रहे हो, यही चीज न्यूमेरिकल में दी भी आती है ना, उसी चीज को अपन को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में सिमेट्रिकल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखो एक लास्ट टॉपिक अपने पास में बचता है जो फॉर्मूला बेस्ड है। क्या करना है इसके अंदर, सिंपल अगर मैं बात करूं तो देखो हमने अभी तक जितना ही पढ़ा है वो आइडियल के लिए पढ़ा है कि आपका गेन जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, आइडियल के लिए, ओपीएम के लिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ओपीएम कभी दे रखा हो आप, है ना। अभी तक अपन ये मान रहे थे कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो करंट आपके पास में कितनी जाएगी, अंदर जीरो जाएगी ओपीएम में, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है। लेकिन अब हमारे पास में अगर प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे रखा हो जहाँ इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आपके पास में दे रखी है या गेन की वैल्यू दे रखी है ना, तो उस केस में आपका आउटपुट गेन जो है वो क्या होगा, वो सारी जो आपके पास में फॉर्मूले हैं वो अपन को लिखने हैं, और वो फॉर्मूले सिर्फ डायरेक्ट कई बार अपने पास में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नॉन इन्वर्टिंग के लिए लिख लेता हूँ, या अपन इन्वर्टिंग के लिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही बात, ठीक है। इन्वर्टिंग ओपेम्प के लिए अपन क्या लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये याद करने वाले फॉर्मूले हैं। तो देखो अपन क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले रहा हूँ तो पहली चीज हमको क्या करना है, अगर मेरा ACL की वैल्यू क्या हो, क्लोज लूप की वैल्यू निकालनी, तो आपके पास में गेन की वैल्यू निकालनी है। अगर इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, इनफाइनाइट है, और आउटपुट इम्पीडेंस कितनी है, जीरो, ठीक है।
तो ये तो आइडियल कंडीशन हो गई, ये अपने पास में सिंपल है। तो ओपन लूप गेन जो है उसका मान कितना है, इनफाइनाइट है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, आइडियल की प्रॉपर्टी है। और आइडियल की प्रॉपर्टी है इन्वर्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन में है, तो इन्वर्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये माइनस प्लस ये वाला है, ये आर एफ, ये R1, ये आपके पास में बी इनपुट है, ये आपके पास में ग्राउंड है, ये आपके पास में बी आउटपुट। तो इनपुट इम्पीडेंस इनफिनाइट, तो ये कंप्लीट, ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी है, आइडियल के लिए है। तो क्लोज लूप के लिए गेन कितना मिलेगा, इसके लिए गेन कितना मिलता है, तो बी आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी एक क्लोज लूप गेन कितना आता है, माइनस आर एफ अपॉन R1 आता है। ठीक है, तो ये अपने पास में सिंपल आइडियल के लिए। जो अपने पास में ओपन लूप गेन की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, उस केस में क्लोज लूप का मान आपके पास में आता ही। अगर ये इनफाइनाइट ना हो, ओपन लूप गेन की वैल्यू इनफाइनाइट ना हो, जबकि आपके पास में ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होती है, तो R1 इनफाइनाइट है और ये है आपके पास में R इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट और R आउटपुट जो है वो कितना है, 0। तो ये आपके पास में एक क्रॉस लूप की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस आर एफ अपॉन में R1 अपॉन में ये बनेगा 1 प्लस आर एफ अपॉन में R1 अपॉन में कितना आएगा, ये एक ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन की वैल्यू जो आपके पास में दी रखी होगी वो आपको लिखनी है, आर एफ R1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी यहाँ से, तो ये क्लोज लूप की गेन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट था, ये तो अपन को पता ही था। सेकंड आपके पास में ये चीज। तीसरी चीज, अगर मान लो आपको क्या नहीं दे रखा हो, ओपन लूप गेन तो है वो तो आपके पास में इनफाइनाइट है ना, जबकि ये इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में आर आई भी इनफाइनाइट नहीं है, जबकि आर आउटपुट कितना है, 0। केस ये भी हो सकता है। तो उस केस में इसकी वैल्यू, आर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको आर आई डैश लिख लेते हैं, है ना। तो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी आर आई प्लस आर एफ अपॉन में 1 माइनस ए ओपन लूप गेन। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये पैरेलल में किसके साथ में, आर आई के साथ। ठीक है, तो अगर आपके पास में ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं है और आपके पास में आर आई भी इनफाइनाइट नहीं है, तो आर आई डैश की वैल्यू जो होगी वो नई आर आई डैश जो आपके पास में आएगा वो कितना हो जाएगा, आर आई प्लस आर एफ अपॉन में। ठीक है, उसके साथ में लास्ट जो फॉर्मूला है वो आपके पास में क्या, देखो ये है केस नंबर 4। ये फॉर्मूला आपको सीधे से याद करना है। ठीक है, और अगर आप टिक बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम कई बार पूछी जाती है, मोस्टली तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन कई बार पूछी जाती है, तो अपन को क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद में ए ओपन लूप गेन अगर इनफाइनाइट नहीं है, आर आई भी अगर मान लो इनफाइनाइट नहीं है, और आर आउटपुट जो है वो आपके पास में 0 है, उस केस में ये भी 0 नहीं है ना, आर आउटपुट भी 0 नहीं है, तो उस केस में आर आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी R1 प्लस आर आई प्लस आर एफ प्लस R0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए ओपन लूप गेन और पैरेलल उसके साथ में क्या जाएगा, आर आई। ठीक है, लास्ट केस आपके पास में फिफ्थ जो है वो क्या है, ओपन लूप गेन अगर मान लो इनफाइनाइट नहीं है, उस केस में अगर आर आई भी इनफाइनाइट नहीं है और आर आउटपुट भी अगर 0 नहीं है, तो आर आउटपुट डैश की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, आर आउटपुट 1 प्लस आर एफ अपॉन में कितनी, R1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए ओपन लूप गेन प्लस आर आउटपुट अपॉन में कितना। ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो कंप्लीट मैंने ये बताया कि अगर प्रैक्टिकल आपके पास में ऑपरेशन एम्पलीफायर दे रखा है ना, ये चीज़ें दे रखी है आपको, भी गेन आपको फाइनाइट दे रखा है, मतलब 100 गेन दे रखा है, इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो आपको अराउंड ये वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है, इसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते, आपको करना तो करना है। ये आपके पास में 5 फॉर्मूले थे, किसके लिए, इन्वर्टिंग के लिए। अब अपन क्या निकालेंगे, नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तो वो भी अपन को लिखने आने चाहिए। तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए लिख लेते हैं अपन, नॉन इन्वर्टिंग ओके। नॉन इन्वर्टिंग अपन जानते हैं क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग
ये आपके पास में माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए होंगे, ये RF है, ये R1 है, अगर ये ग्राउंड है और ये क्या है आपके पास में इनपुट, यानी इनपुट किस में दे रखा है, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर। तो केस नंबर फर्स्ट ये है आपके पास में कि एक क्लोज लूप की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, है ना। तो सिंपल अगर लिखता हूँ मैं, और ओपन लूप गेन की वैल्यू आपको इनफाइनाइट नहीं दे रखी, RI की वैल्यू इनफाइनाइट है जबकि R आउटपुट की वैल्यू 0 है, ये इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब ए क्लोज लूप जो आएगा वो कितना आएगा, जाएगा 1 प्लस RF अपॉन में R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RF अपॉन में R1 अपॉन में ए ओपन लूप गेन। तो पहले जो गेन आ रहा था, है ना, वो माइनस RF अपॉन R1 था और ये वैल्यू थी, उसके बाद में इसके लिए कितनी आएगी, 1 प्लस RF अपॉन R1 और ये वैल्यू, ठीक है। तो ये याद करने में आपके लिए आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद में देखो ये है कि R ये इनफाइनाइट नहीं हो, ओपन लूप गेन भी अगर इनफाइनाइट नहीं हो, जबकि R आउटपुट जो है वो आपके पास में 0 है, ठीक है। उस केस में RI डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, RI 1 प्लस बीटा ए ओपन, ठीक है, ओपन लूप गेन। बीटा यहाँ पर क्या है, ये है R1 अपॉन में R1 प्लस R, ठीक है। इसको फीडबैक फैक्टर भी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीटा जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, फीडबैक फैक्टर। ये याद करने वाली चीजें हैं। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, तीसरा, RO डैश जो है उसकी वैल्यू अगर RO अपॉन में 1 प्लस बीटा ए ओवर होगी, बीटा की वैल्यू आपको पता है, ये किस केस में, ए ओवर अगर इनफाइनाइट नहीं हो, RI जो है वो इनफाइनाइट हो, जबकि R आउटपुट जो है वो 0 नहीं, उस केस में आपके पास आउटपुट क्या आएगा। तो ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो है कि अपने पास में फॉर्मूले किस तरह से हैं। कई बार सीधे से फॉर्मूला आपके पास में दिए हुए रहते हैं, है ना, फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं। कई बार इनकी वैल्यूज जो है वो दे रखी होती है कि गेन आपके पास फाइनाइट दे रखा है, इनपुट इम्पिडेंस दे रखा है, उस केस में आपके पास में आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो क्या आएगा, या ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। तो ये वैल्यू आपको, ये फॉर्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से जो है वो कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकल पार्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब इसके असाइनमेंट जो है वो आपको डिस्कस करने हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए वो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लेक्चर आपके पास में खत्म होते हैं। इसके बाद में अपन डायोड, क्लिपर, क्लैम्पर, उस फैमिली के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।